गेट की हाइट 4 फुट थी और वो लड़की जो गेट के उस तरफ खड़ी थी उसकी हाइट 6.5 फीट। लड़की लाल कलर के साड़ी में थी और मुझे बुला रही थी। मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूँ कि तब घड़ी में 3:30 बज रहे होंगे शायद। मुझे कुछ अच्छे से पता नहीं क्योंकि रात के वक्त उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया था हमारे उस एरिया में। तो मैं जब घर में आया वापस तब मैंने देखा कि लगभग 4 बजने को है। तो मैं मान के चलता हूँ कि घड़ी में 3:30 बज रहे थे। मैंने सोचा कि इस लड़की को मदद चाहिए क्योंकि लड़की की उम्र बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होगी, 17, 18, 19 साल की एक लड़की होगी। तो मुझे लगा कि उसे मदद चाहिए तो मैं उसकी ओर जाने लगा। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं जितना उसके पास जाता हूँ वो उतनी ही दूर जाती है, यानी कि मेरे और उसके बीच में जो डिस्टेंस था वो घट नहीं रहा था और बढ़ भी नहीं रहा था। धीरे धीरे करते करते जब मैं अपने मेन गेट के सामने आ गया तब मुझे तुम्हारी नानी माँ ने पुकारा और बस इतना कहा कि कहाँ जा रहे हो। जिस पर मैं एकदम से पलटा और मैंने बताया कि यहाँ पे एक लड़की है जिसको मेरी मदद चाहिए, वो मुझे बुला रही थी। नानी माँ ने कहा यहाँ पे तो कोई लड़की नहीं है, तुम किसकी बात कर रहे हो। जब मैंने वापस घूम के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है द बॉलना परिचार्य और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस हॉरर यूट्यूब चैनल में। ये कहानी जो है ये मेरे नाना जी के साथ घटी थी और आज की ये कहानी का नाम है दिवाली की एक खौफनाक रात। लेकिन ये जो रात थी इसके 4-5 दिन पहले से ही ये सब घटनाएं होना शुरू हो गई। देखिए, जब नाना जी ये कहानी बताते हैं तो उस समय में लोग बहुत कम हुआ करते थे और नाना जी के उस एरिया में कुल मिलाकर 7-8 फैमिली होंगी। तो इसीलिए नाना जी के ऊपर इस बार ये दायित्व था कि उन्हें चंदा इकट्ठा करना है और इसके बाद डिवाइड करना है कि कितना अमाउंट कौन से एरिया में जाएगा। नाना जी ने सोचा कि अभी तो दिवाली के लिए लगभग 4 दिन हैं और माँ काली का पूजा भी है, तो इसीलिए मैं आज रात से ही काम शुरू करता हूँ। नाना जी को चंदा इकट्ठा करके घर लाते लाते करीबन 9:30 बज गए थे और जैसे कि मैंने आपको कहानी के शुरुआत में ही बता दिया था कि तब बिजली नहीं थी उस जगह में। नाना जी अपने ट्रक के अंदर बैठकर पैसों का हिसाब मिला रहे थे और सोच रहे थे कि अभी पंडित जी को जाकर जितना भी खर्चा पूजा के लिए होगा वो मैं दे के आ जाऊंगा। ये सब सोचते सोचते ही नाना जी ने सामने में देखा कि एक लड़की लाल कलर की साड़ी लगाए हुए मतलब उड़ रही है। सुनने में बहुत अजीब लगा। हाँ, नाना जी ने देखा तो नाना जी को भरोसा नहीं हुआ। नाना जी ने सोचा कि शायद मैं बहुत टायर्ड हूँ इसीलिए मुझे ये सब नज़र आ रहा है। नाना जी ने पूरी घटना को नज़रअंदाज कर दिया और वो अपने काम पर जुट गए। लेकिन जब नाना जी पैसे लेकर पुजारी के पास गए तो पुजारी जी ने कहा कि क्या तुमने किसी भी चीज़ को देखा है आज रात, मतलब अभी। इस पर नाना जी ने हामी तो नहीं भरी, लेकिन वो सोच में पड़ गए कि आखिर पुजारी जी क्या कहना चाह रहे थे। चलते चलते नाना जी ने बस इतना बताया पुजारी जी को कि आजकल यहाँ पे लोग कुछ ज़्यादा नहीं आते हैं। पुजारी जी ने कहा, लेकिन थोड़े गंभीर स्वर में, यहाँ पे कोई नहीं है। तुमने जिस भी चीज़ को देखा उसके बारे में जिक्र मत करना, घर सीधे चले जाओ और इसके बारे में सोचना मत। अभी आप सब लोगों को पता है कि हम इंसान को जो चीज़ मना किया जाता है करने को हम लोग वही करते हैं। नाना जी ने भी वही किया। वो जब जा रहे थे गेट की ओर तो उन्होंने बस एक बार पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि वो लड़की जो लाल कलर की साड़ी में थी वो एक बड़े से बरगद का पेड़ है उसके ठीक पीछे खड़ी होकर नाना जी को घूर रही थी। नाना जी ने सोचा कि ये शायद दूसरे काम के लिए आ सकती है। नाना जी ने इतना गौर नहीं दिया, वो अपने घर चले गए। रात के वक्त जब नाना जी उठे थोड़े से बाहर जाने के लिए तो नाना जी ने देखा कि
उनका जो गेट था ना, बाहर का जो गेट था वो ऐसे पूरा खुला हुआ था और एक लड़की, वही वाली लाल रंग की साड़ी लगाई हुई, वो गेट के उस तरफ थी। नाना जी ने सोचा कि ये बहुत समय से मेरा पीछा कर रही है, शायद इसे कुछ मदद की ज़रूरत है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। नाना जी जब जाने लगे उस तरफ तो वो लड़की ने नाना जी को ऐसे हाथों से इशारा करते हुए उसके पास बुलाया। नाना जी ने सोचा कि अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां आती है, सिर्फ लड़कियां नहीं, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं। अब क्योंकि नाना जी वहाँ पे नए थे तो उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं था उस जगह के बारे में। तो नाना जी जब उस लड़की की ओर जाने लगे, नाना जी ने इतना पाया कि वो जितना जा रहे थे ना, वो लड़की उतना पीछे जा रही थी। यानी कि नाना जी ने मुझे ऐसा बताया कि उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा उन्हें लग रहा था। तो जब नाना जी आगे बढ़ते रहे तो गेट एकदम सामने में आ गया। और तभी जब गेट बस पार ही करेंगे नाना जी, तो पीछे से नानी माँ ने आवाज़ दी कि तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। इस पर नाना जी मुड़कर देखे और बोलने लगे कि अरे यहाँ पे एक लड़की है, उसको शायद मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं काफ़ी वक्त से उसे देख रहा हूँ। नानी माँ ने पूछा कि नहीं, यहाँ पे तो ऐसी कोई लड़की नहीं मुझे नज़र नहीं आ रही है, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। नाना जी जब मुड़कर देखने लगे तो उन्हें वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया। बहुत अजीब बात है। नाना जी वापस घर आ गए और सोने की बहुत कोशिश करने लगे, पर उन्हें नींद आ ही नहीं रही थी। अगले दिन वापस से नाना जी का जो काम था वो सब करने लगे और शाम के वक्त फिर से वो लोग बैठे। एक हॉल जैसा बना हुआ था पुजारी जी के वहाँ पे, तो वहाँ पे वो सब बैठे और डिस्कस करने लगे कि किसको क्या और कैसे काम करना है, कितना पैसा कहाँ जाएगा, ये तो ऑलरेडी नाना जी ने डिसाइड करके दिया था। तो अभी बस काम का बंटवारा होना बाकी था। नाना जी जब बैठकर डिस्कस कर रहे थे ना, उस वक्त भी नाना जी को ऐसा लगा कि उन्होंने किसी को देखा है। उस हॉल रूम के खिड़की के वहाँ पे एक लड़की है जो नाना जी को वहाँ से बुला रही थी। नाना जी ने इधर उधर देखा, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि बस उन्हें ही ये लड़की क्यों नजर आ रही है। दूसरे तो और लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे 4-5 जन, लेकिन उन 4-5 लोगों को ये लड़की नजर नहीं आ रही है। करीबन 2-3 मिनट ये सब देखने के बाद पुजारी जी ने नाना जी से बस इतना कहा कि तुम जो भी देख रहे हो उस चीज को मत देखो। अगर तुम्हें जाने में कोई दुविधा होती है तो मुझे बोलो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा। तो नाना जी ने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। और आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? पुजारी जी ने तब भी कुछ नहीं कहा। पुजारी जी ने बस इतना कहा कि आज हम लोग ये सब काम ख़त्म कर लेते हैं और बाकी ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन अगर उस दिन पुजारी जी ये बात कह देते तो शायद तब नाना जी को समझने में आसानी होती और नाना जी को बाद में वो सब जो भी घटा इसके बाद नाना जी को वो सब झेलना नहीं पड़ता है। सब जब धीरे धीरे कर जाने लगे तो नाना जी क्योंकि सबसे सामने में रहते थे, राइट, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि सब जाएंगे, मैं यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत काम है, पूजा का सामान यहाँ वहाँ रखना है, मैं ये सब रख देता हूँ। पुजारी जी ने नाना जी से बस इतना कहा कि देखना, ज्यादा लेकिन देर मत करना, अगर तुमको जाने की जरूरत है तो तुम चले जाओ। नाना जी ने बोला कि अरे नहीं पंडित जी, आप अकेले कितने करेंगे, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। लेकिन जब नाना जी मंदिर के वहां से उतर कर जा रहे थे ना आगे, तो पुजारी जी ने बस पीछे से इतना कहा कि पीछे मत मुड़ो और तुम आगे बढ़ते चले जाओ। अभी भी तुम्हें पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, कोई बुलाए तो भी तुम्हें पीछे नहीं मुड़ना है, सीधे घर चले जाओ। नाना जी ने सोचा कि आखिर पंडित जी क्या कहना चाहते हैं। खैर, नाना जी पीछे मुड़े नहीं और वो घर पे चले गए। पहुंचने के बाद सारी बातें नाना जी ने नानी माँ को बताई और नानी माँ ने कहा कि क्योंकि पंडित जी ने कहा है तो इसलिए अभी से हम लोग पीछे नहीं मुड़ेंगे। पता नहीं पंडित जी को क्या लगा, पंडित जी तो ऐसे कभी कहते नहीं हैं।
नाना जी ने भी हामी भर दी और अब पूजा के लिए सिर्फ 2 दिन बचा था। इन 2 दिनों में नाना जी जो ट्रक में मतलब उनका तो ट्रक का बिजनेस था ना, तो उनकी एक बहुत फेवरेट ट्रक थी, ठीक है, ब्लैक कलर का था वो। नाना जी अक्सर रात को जब हिसाब वगैरह करते थे तो उस ट्रक में बैठकर जितना भी हिसाब होता था वो सब किया करते थे, लेकिन उस रात को उनका जो हेल्पर था वो आया नहीं था। तो इसलिए नाना जी ने सोचा कि मैं अकेला ही सब हिसाब कर कर और ट्रक को थोड़ा सा पोंछ साफ कर कर मैं घर चला जाऊंगा। ये सब कर ही रहे थे कि उनके जो बाजू वाला जो सीट था, उन्होंने देखा कि एक गोल नींबू होता है ना, गोल नींबू, वो गोल नींबू में करीबन 1-1,500 सुइयां नहीं होती है वो जिससे हम लोग कपड़ा वपड़ा सीलते हैं, तो वैसे 1-1,500 सुइयां चुभी हुई है और नींबू में बड़ा अजीब तरह से सिंदूर से निशान बनाए हुए हैं। नाना जी ने सोचा ये क्या है। नाना जी ने उसको पकड़ा नहीं, बस वो गाड़ी से उतर गए और सीधे वो घर चले गए। जाकर नानी माँ को जब ये बात बताई, नानी माँ ने कहा कि आप बाहर रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, आप नहा धोकर ही इसके बाद घर में आइएगा। नाना जी ने कहा कि चलो ठीक है। और तब पोल्यूशन बहुत कम था ना, तो इसलिए ठंड भी बहुत ज़्यादा जल्दी गिर जाती थी। नानी जी को ठंड भी लग रही थी और कोहरा इतना ज़्यादा छाया हुआ था उस जगह में। नाना जी को कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें बस इतना नज़र आ रहा था कि जहाँ पे वो खड़े थे, आप जो भी सुन रहे आप इमेजिन कीजिए, जहाँ पे भी वो खड़े थे वहाँ से उन्हें साफ नजर आ रहा था कि एक लड़की या फिर औरत लाल रंग की साड़ी लगाई हुई, उसका हाइट बहुत ज़्यादा था। गेट 4 फुट का है, वो गेट से बहुत ज़्यादा लंबी है। नाना जी ने बताया करीबन 6-6.5 फुट की वो लड़की या फिर औरत होगी और उसके हाथ में वही वाला नींबू। ये देखने के साथ ही साथ नाना जी का शरीर पूरा ठंडा हो गया। वो एकदम से घर के अंदर चले गए दौड़कर और नानी माँ को कहा कि तुम दरवाज़ा लगाओ, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा हम लोग बाद में देख लेंगे। नानी माँ से नाना जी ने उस रात को कुछ कहा नहीं है और अगले दिन वो सुबह उठने के साथ ही साथ पंडित जी के पास गए और पंडित जी को सब कुछ सच सच बताने लगे कि नाना जी के साथ ऐसा हुआ और वो औरत जैसे कि नाना जी ने देखा बहुत लंबी है, उसने वो वाला नींबू पकड़ा हुआ था जिसमें 1,500 मतलब सुइयां चुभी हुई थी। तो इस पर पंडित जी बहुत चिंता में गिर गए और बोलने लगे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हें ये चीज़ जो है तुम्हें ये बुला रही थी और तुमने ज़रूर पीछे मुड़कर देखा होगा, इसलिए अब ये तुम्हारा पीछा कर रही है कि इसको तुम्हारे घर पे आके रहना है। नाना जी ने कहा कि क्या चीज़, आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? तो पंडित जी ने इसके बाद खुल के कहा कि ये जो जगह है यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, अगर तुम्हें नज़र आ रहा हो तो, जो बरगद का पेड़ मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर की थी ना कि बरगद के पेड़ के नीचे वो लड़की खड़ी थी। तो उस बरगद के पेड़ के सामने में एक बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन वो मरा हुआ था। तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि इस मरे हुए पेड़ को यहाँ पे रख के क्या करेंगे, इसको काट डालते हैं। तो उसी पेड़ में ये वाली जो औरत है ये रहती थी और ये कोई औरत नहीं है, ये पिशाचनी है, ठीक है। ये पंडित जी ने बताया कि ये पिशाचनी है और ये मतलब दिखाती है कि ये बहुत सुंदर है, लेकिन जब ये अपना असली रूप लेती है तो मतलब लोगों को उसको देखकर इतना डर लगता है कि अक्सर लोग डर के मारे इसको देखकर ही मर जाते हैं। जी हाँ, खौफ के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। लोगों को पहले पता नहीं था, इसीलिए लोगों ने ये वाला पेड़ जो है इसको काट दिया था। लेकिन अभी आसपास में जितने भी लोग रहते थे ना, 2-3 फैमिलीज और भी थी, वो लोग यहाँ से छोड़कर, ये जगह छोड़कर वो लोग दूसरी जगह चले गए सिर्फ इस पिशाचनी के लिए। अभी इस पिशाचनी को तुम्हारा जो घर है वो पसंद आ गया और तुम भी पसंद आ गए, इसीलिए अभी ये तुम्हारे घर के वहाँ पे रहना चाहती है, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर जाने के लिए उसे तुम्हारी अनुमति की ज़रूरत है जो तुम नहीं दे रहे हो। इसलिए वो बार बार तुम्हारे पास आती है, तुम्हें बुलाती है,
बस इतना ही सुनने के लिए कि तुम उसे बोलो कि हाँ तुम आ जाओ, तो वो तुम्हारे घर के अंदर आ जाएगी। नाना जी ने ये सब जब सुना तो उन्हें तो बहुत डर लगा, क्योंकि तब घर पे छोटे छोटे बच्चे थे, नानी माँ थी और ऐसे भी दूसरे बहुत सारे लोग थे जिनको ये सब सुनने के बाद डर लगना मतलब लाजमी था। नाना जी ने बस इतना पंडित जी से पूछा कि इस चीज़ से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो पंडित जी ने कहा कि ये उनकी बस की बात नहीं है, पर हाँ अभी जो समय है ये बहुत ही अच्छा है। क्या होता है कि माँ काली पूजा के वक्त बहुत सारे ऐसे तांत्रिक आते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, उच्च स्तर के तांत्रिक होते हैं। तो अगर मतलब नाना जी उन सब लोगों के साथ कंसल्ट करते हैं तो उनको कुछ राय मिल सकती है। लेकिन आज का जो ये रात है ये काफ़ी भयानक होने वाली है, क्योंकि उस चुड़ैलनी को पता चल गया है कि नाना जी अब उसका सच जानते हैं। नाना जी को बस इतना कहा गया था कि आज वो घर से ना निकले और घर के किसी भी लोगों को घर के बाहर ना जाने दे। नाना जी ने वैसा ही किया। लेकिन रात के वक्त जब वो सो रहे थे तो नाना जी ने देखा कि उनके सपने में उन्होंने देखा कि वो अपने जो फेवरेट जो ट्रक था उनका, उस ट्रक के अंदर वो बैठे हुए हैं और वो कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। और एकदम से जब वो अपने दूसरे ओर मुड़े तो उन्होंने देखा कि वही लड़की जिसने लाल कलर की साड़ी लगाई हुई थी वो एकदम से उनके बाजू में बैठी हुई है और उनको बोल रही है कि मुझे बुलाओ तुम्हारे घर, मैं तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ और अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं आज रात तुम्हें अभी मार डालूंगी। नाना जी तब कुछ समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ये सपना है, लेकिन वो अपने सपने से बाहर नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें समझ में आया कि वो एक्चुअली स्लीप पैरालिसिस था। ठीक है ना, कि अक्सर ऐसा होता है कि स्लीप पैरालिसिस में हम लोग कुछ सपना देखते हैं और उससे हम लोग मतलब छूटने की कोशिश करते हैं तब, बट उससे हम लोग उभर नहीं पाते। धीरे धीरे करते करते उन्होंने देखा कि उस ट्रक के अंदर वो जो लाल कलर की जो साड़ी में जो वो लड़की थी वो नाना जी कैसे सीने के ऊपर उठकर बैठ गई और उसका जो नाखून था बड़ा बड़ा वो मतलब नाना जी के ऐसे सीने के ऊपर वो कुरेदने की कोशिश कर रही थी और बस बोल रही थी कि मुझे बुलाओ, मुझे तुम्हारे घर रहना है। कुछ 5-10 मिनट स्ट्रगल करने के बाद नाना जी को एक झटका सा लगा और जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि नानी माँ उन्हें बुला रही थी काफ़ी वक्त से और नाना जी पूरे पसीने से तितर बितर थे, मतलब उनको इतना पसीना आ रहा था। और नानी माँ ने इसके बाद कहा कि वो नाना जी को काफ़ी वक्त से बुला रही थी लेकिन नाना जी उठ ही नहीं रहे थे। नाना जी ने उस वक्त भी नानी माँ से कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि बस एक दिन का वक्त है, ये बीत जाए तो मैं अगले दिन जाकर जो भी तांत्रिक बाबा है उनसे मिलकर मुलाकात कर मैं अपना ये जो झमेला है मैं इसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। अगला दिन पूजा का था, बस जब नाना जी मंदिर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें खींच रहा हो पीछे से। जी हाँ दोस्तों, ये मुझे सुनकर तब बहुत डर लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नाना जी को पूरा समझ में आ रहा था कि उनके साथ कोई नहीं है, वो अकेले हैं, लेकिन जब वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि कोई उन्हें पीछे से खींच रहा है। नाना जी 4-5 बार सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हर कोशिश में बस उनको हार ही मिल रही थी। अंत में वो चिल्लाकर पुजारी जी को ये सब बातें बता रहे थे कि एकदम से उनकी आवाज़ जो है वो चली गई। ये बहुत शॉकिंग था क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये नानी माँ के सामने हो रही थी और कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। होते 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 शाम हो गई और धीरे धीरे कर लोग आने शुरू हो गए, लेकिन नाना जी की जो हालत है वो अभी बद से बदतर हो रही थी। इतने लंबे चौड़े इंसान, उनको मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनका हाथ पैर बांध कर मतलब उन्हें एकदम गोल जैसा बना दिया है ना, जैसे कि हाथों को पैरों के साथ बांध दिया हो, सर को 2 पैरों के बीच में ऐसे जोर जबरदस्ती कर कर डालकर उसे उस पूरे बॉडी जैसे किसी ने बांध दिया हो ना। नाना जी मतलब
अपना सर नहीं उठा पा रहे थे, उनकी गर्दन झुकी हुई थी, उनका हाथ वो खोल नहीं पा रहे थे। सब लोग ये चीज़ को देखकर डर गए कि तभी एक तांत्रिक बाबा वहाँ पर आए और उन्होंने अपने पोटली से एक विभूति निकाली और नाना जी के ऊपर ऐसे कर कर फेंक दिया। 2-3 मिनट बाद नाना जी दर्द से कर्राते हुए वहां से उठ खड़े हुए और एकदम से वो मंदिर के अंदर चले गए। ये देखने के साथ ही साथ नानी माँ भी अंदर चली गई। और लेकिन ये जो घटना है ये बाकी सब लोगों ने देखा कि जब वो तांत्रिक आए, उन्होंने वो विभूति जब ऐसे नाना जी के ऊपर फेंकी तो नाना जी एक झटके में 2-3 मिनट बाद एक झटके में वो मंदिर के अंदर चले गए। और मंदिर के अंदर जाने के बाद बोलने लगे कि उसने मुझे बांध कर रखा था काफ़ी वक्त तक, मैं खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो मुझे बोल रही थी कि वो मेरे साथ मेरे घर जाएगी, बट मैंने मना किया था उसको, इसलिए उसने मुझे बांध दिया था। ये सुनने के बाद तांत्रिक जो थे वो हंसने लगे। हंसते हंसते बस इतना बोले कि आज से ये जो भी है ये यहाँ पे नहीं आएगी, तुझे रहना है तो आराम से रह, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी ने भी नाना जी को ये आश्वासन दिया कि अब दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारा शरीर अभी बहुत ख़राब है तो इसीलिए अभी तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए और कल सुबह तुम घर लौटकर चले जाना। और नानी माँ और मेरी मम्मी, मेरे मामा और मेरी मौसी जितने भी थे वो लोग सब मंदिर में उस रात को सो गए और अगले दिन वो लोग घर को मतलब आ गए वापस। लेकिन नाना जी ने इतना कहा था कि वो औरत, वो जो नीमू जो है ना, जिसमें 1,500 या फिर 1,500 जितना भी हो, मतलब सुइयाँ, बहुत सारी सुइयाँ थी, नाना जी ने साफ देखा था कि उस औरत ने उस नींबू को ऐसे फेंका था। वो नींबू जो है वो नाना जी के घर के बाउंड्री के अंदर अभी भी पड़ी हुई है, इतना उन्होंने सपने में देखा था। नाना जी ने नानी माँ को बताया तो नानी माँ ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अभी आप बोल रहे तो हम लोग ढूंढ कर देखते हैं कि ये सच है कि नहीं। तो ऐसा ही हुआ। जो जैसे कि घर के यहाँ पे ऐसे डायरेक्शंस होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहकर, तो नॉर्थ एरिया में बहुत जंगल था वहाँ पे और नाना जी ने काफ़ी कल्टीवेशन किया था। तो होते ऐसे जम जाता है ना बहुत सारा, जैसे कि लकड़ी वकड़ी, वहाँ पे एक नींबू ऐसा सुई पूरा भरा हुआ था उसके अंदर, वो वाला नींबू वहाँ पे नानी माँ को मिला। इमीडिएटली नानी माँ गई पुजारी जी के पास और उन्होंने ये सब बातें बताई। पुजारी जी ने कहा कि आज रात भी वो जो तांत्रिक बाबा जो कल आए थे वो आज रात भी आने वाले हैं, तो इसे छूने की ज़रूरत नहीं है। तांत्रिक बाबा आए और उन्होंने बोला कि नहीं, अभी इस नींबू का कोई असर नहीं है, इसको ऐसे फेंक देने से हो जाएगा। ये सब उस चुड़ैल की या फिर पिशाचनी जो भी है, ये सब उसकी मतलब कारनामे थे कि अभी मैं अगर यहाँ पे नहीं आ सकती हूँ तो मैं इस चीज़ को छोड़कर जाती हूँ, ताकि एक ना एक जन फैमिली से कोई भी हो वो अगर उसको पकड़ता है तो उसके थ्रू मैं उसके बॉडी के अंदर घुस जाऊंगी और इसके बाद मैं घर को आ सकती हूँ। मतलब उसका कुछ ऐसा इंटेंशन था जो कि फुलफिल नहीं हो पाया। और ये जो दिवाली की जो रात थी नाना जी के लिए और नानी माँ के लिए, बाकी जितने भी लोग थे उन सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खौफनाक, ट्रॉमेटाइजिंग थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आप सब लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड हैप्पी दिवाली।